हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। बिहार रिजल्ट टारगेट ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप सभी को प्रॉपर डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के लिए इकोनॉमिक्स से टॉप लेवल के जितने भी प्रश्न हैं सभी एक एक करके आपको बताएंगे, जो कि आपके डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस क्लास को आप लोग जो है ज़रा सा भी स्किप मत कीजिएगा, एक सेकेंड के लिए भी स्किप मत कीजिएगा। जितने भी टॉप लेवल का प्रश्न है इकोनॉमिक्स का सभी बताएंगे। ठीक है, इससे पहले कि आप सभी को इकोनॉमिक्स का एक भी क्लास हम नहीं दिए हैं, जो भी दिए हैं वो आधा अधूरा ही दिए हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने 3 पार्ट बनाए हैं इकोनॉमिक्स के लिए। ठीक है दोस्तों, 3 पार्ट बनाए हैं इकोनॉमिक्स के लिए। फर्स्ट आज है, सेकेंड कल और थर्ड, 3 पार्ट में आप सभी का इकोनॉमिक्स का हम टोटल जो क्लियर करेंगे, बहुत ही ज़्यादा जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है टोटल प्रश्न को हम क्लियर और कवर करेंगे। ठीक है, आज हम प्रॉपर देखिए अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स से। ठीक है, जो कि हमारे बिहार से संबंधित है। ठीक है, तो आप लोग जो है क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं और समझ लीजिए कि 20 डेज का बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है ये। ठीक है, और आप लोग जो है एक दिन भी इस क्लास को स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, प्रश्न देखिए, बोल्ड है। पहला प्रश्न है कि भारतीय संदर्भ में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान आज़ादी के बाद क्या हुआ। भारतीय क्षेत्र में जो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान था, यानी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि आते हैं। ठीक है, कृषि, ठीक है, कृषि आते हैं। तो कह रहा है कि भारतीय संदर्भ में कृषि क्षेत्र का योगदान आज़ादी के बाद क्या रहा। सबसे पहला ऑप्शन है, सबसे पहला ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, घट गया, बढ़ गया, अस्थिर है और सभी गलत है। ठीक है, तो आप लोग बताइए कि जो भारतीय संदर्भ में कृषि क्षेत्र का योगदान है वो आज़ाद जब हुआ उसके बाद क्या हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आज़ादी के बाद जो है भारत में जो है कृषि क्षेत्र का योगदान जो है वो घट गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इनका राइट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर का प्रश्न देखिए, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया। तो आप लोग याद रखिएगा, भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 में किया गया था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएगा। ठीक है, भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, दूसरा नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि भारत के पड़ोसी देश में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। ठीक है, भारत के जो पड़ोसी देश है उसमें किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। देखिए, सबसे पहले पाकिस्तान, म्यांमार, नेपाल और श्रीलंका की। तो ऑप्शन आपके सामने है, आपको याद रखना है जब भी आपको ये प्रश्न पूछे कि भारत के पड़ोसी देश में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो आपको याद रखना है दोस्तों श्रीलंका। ऑप्शन नंबर यहाँ पे घ यानी डी करेक्ट हो जाएगा। श्रीलंका आपको याद रखना है भारत के किस पड़ोसी देश की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो यहाँ पे आपको श्रीलंका याद रखना है। ठीक है, आपको देश को देखना है कि किस देश की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, ऐसा नहीं है कि श्रीलंका होगा। इसके अलावा अगर चीन दे देता तो चीन हो जाता। ठीक है, चीन दे देता तो चीन हो जाता। ठीक है, ये भी भारत के पड़ोसी देश ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न आप सभी का, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना की कार्यकाल क्या था। तो देखिए, भारत में जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो 1951 थी। ठीक है, वो 1951 से 1956 थी। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना की कार्यकाल क्या थी, 1951 से 1956। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न उसी पर आधारित आया है। प्रश्न देख सकते हैं, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब की गई। ठीक है, कब हुई। तो आपको याद है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो हुई थी वो 1951 में हुई थी, और 5 साल इसमें अगर जोड़ दीजिएगा तो 51 तो क्या हो जाएगा 56, यानी पंचवर्षीय योजना की कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्ष की होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और आपको दूसरी पंचवर्षीय योजना पूछे तो 1956 में पहला हुआ खत्म, तो 1956 से और 6 और इसमें 5 जुड़िए तो कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। ठीक है, 1956 से 61 हो जाएगा। ठीक है, 1961। ठीक है, देखिए अब देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था है समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित। तो आपको रखना भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए कह रहा है, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई। ठीक है, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई। 7 नंबर का प्रश्न है, आप लोग कमेंट्स करके बताइए भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए में दोस्तों 2013,
बी में 14, सी में 15 और डी में 16। तो आप लोग याद रखिएगा, भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई 2015 में, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आप सभी का, बिहार में किसकी प्रधानता है? ऑप्शन ए में कृषि की, बी में मछली पालन की, सी में खनिज की और डी में उद्योग की। लेकिन बिहार की अगर प्रॉपर बात किया तो बिहार में जो है कृषि की प्रधानता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। ठीक है, बिहार में कृषि प्रधान है। ठीक है, बिहार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट को हमारे पीडीएफ चाहिए, जिस पीडीएफ से अभी क्लास कर रहे हैं, ठीक है, तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप अपनी बेहतरीन तैयारी के लिए, डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की बेहतरीन तैयारी के लिए आप हमारे पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। चलिए प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है बिहार के विकास में सबसे बड़ी बाधा क्या है? देखिए, बिहार के विकास में सबसे बड़ी बाधा क्या है? देखिए, अशिक्षा, सूखा, बाढ़, अतिवृष्टि। ठीक है, आप लोग बताइए कि बिहार के शिक्षा में जो है सबसे अधिक बाधा क्या है? आप लोग जल्दी बताइए। अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, देखिए, अगर जो बिहार के होंगे उनको पता है कि बिहार में जो है शिक्षा का भी अभी उतना अभाव नहीं है, बिहार में शिक्षा का भी उतना अभाव नहीं है, सूखा का भी उतना अति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन बिहार में सबसे बड़ी जो बाधा है विकास में, वो बाढ़ की सबसे बड़ी बाधा है। क्यों है? क्योंकि बिहार में बाढ़ के कारण जो है अधिक से अधिक कंपनियां बिहार में अपना फैक्ट्री लगाना ही नहीं चाहते हैं, और फैक्ट्रियां से राज्य की विकास होती है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के पिछड़ेपन दूर करने के सबसे उपाय है। ठीक है, सबसे अच्छी उपाय है। तो देखिए, बिहार में जो पिछड़ापन को दूर करने का सबसे बड़ी उपाय है, ऑप्शन देखिए, जनसंख्या नियंत्रण, कृषि का तेजी से विकास और उद्योग का विकास। ये तीनों चीज अगर बिहार में हो जाएगा तो बिहार का जो है पिछड़ापन दूर हो जाएगा। बिहार शिक्षा के मामला में विश्व में, यानी विश्व के पूरा भारत में किसी भी स्टेट से कम नहीं है। ठीक है, चलिए, तो इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है इनका 11 नंबर का। कह रहा बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण क्या है? एक होता है पिछड़ापन, ठीक है, एक होता है पिछड़ापन, लेकिन आर्थिक पिछड़ापन का अगर बात किया जाए तो उसमें किसका योगदान है? देखिए, यहाँ पे 4 ऑप्शन आप लोग के लिए। पहला है सूखा एवं बाढ़ का प्रकोप, ठीक है, जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि, ठीक है, और दूसरा जो चीज है यहाँ पे आप लोग देखिए कृषि पर अधिक भार, और इनमें सभी। तो देखिए, बिहार में आर्थिक पिछड़ापन का जो मुख्य कारण है वो है बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप। ठीक है, सूखा एवं बाढ़ का प्रकोप जो है वो आर्थिक पिछड़ापन का बिहार में मुख्य कारण है, आर्थिक पिछड़ापन का। दूसरी बात है जनसंख्या में वृद्धि। तो देखिए, जनसंख्या में अगर जनसंख्या की वृद्धि का बात किया जाए तो बिहार में जनसंख्या की वृद्धि दर काफ़ी अधिक है। यहाँ के लोग जो समझ ही नहीं पाते हैं, जनसंख्या नियंत्रण पर अभी भी रोक नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, जनसंख्या का नियंत्रण अभी भी नहीं कर रहे। ठीक है, तीसरी बात है कृषि पर अधिक भार। बिहार के लोग उद्योग नहीं करना चाहते, कृषि पर ही अपना अधिक से अधिक जीवन व्यापार करते हैं। गाँव के लोग को अगर कृषि है, खाना पेट भर रहा है, तो उससे ज़्यादा उसको कोई लेना देना नहीं है, वो किसी प्रकार के अलग से वो वर्क नहीं करते। तो ये बिहार में जो आर्थिक पिछड़ापन का मुख्य कारण है सूखा एवं बाढ़ का प्रकोप, जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि और कृषि पर अधिक भार, ये सभी है। ठीक है, 11 नंबर का प्रश्न है, बिहार के आर्थिक पिछड़ापन का मुख्य कारण क्या है? ठीक है, बिहार के आर्थिक पिछड़ापन का मुख्य कारण क्या है? वही प्रश्न यहाँ पे 2 बार आ गया है। ठीक है, यही एक ही प्रश्न यहाँ पे 2 बार आ गया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। चलिए देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आप सभी का, बिहार की कितनी प्रतिशत जनसंख्या अपने जीविकोपार्जन के लिए कृषि पर निर्भर करती है? ठीक है, अब देखिए, अपने जीविका चलाने के लिए बिहार की कितने प्रतिशत जनसंख्या जो है कृषि पर निर्भर है? तो आप लोग याद रखिएगा, बिहार के जो है 80% जो जनसंख्या है वो अपनी जीविका चलाने के लिए कृषि पर निर्भर है। बिहार के 80% जनसंख्या जो है अपनी जीविका चलाने के लिए कृषि पर निर्भर है। कहाँ के? बिहार के लोग 80% लोग जो है वो कृषि पर निर्धारित है अपने जीवन को चलाने के लिए। ठीक है, देखिए 13 नंबर का यहाँ पे प्रश्न देख सकते हैं। 13 नंबर, बिहार में विभाजन के पश्चात कौन सा उद्योग रह गया है? बिहार में विभाजन के पश्चात कौन सा उद्योग रह गया है? कपड़ा उद्योग, इस्पात, लो इस्पात उद्योग, चीनी उद्योग, ठीक है, इनमें सभी। तो देखिए, बिहार में विभाजन के पश्चात जो है उसके बाद जो है ये चीनी उद्योग जो है रह गया है। ठीक है, चीनी उद्योग जो है रह गया है विभाजन के पश्चात। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है?
ऑप्शन ए में उद्योग। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ एग्जाम नहीं हो रहा है, उद्योग क्या है, बिहार में उद्योग है, नहीं है, नहीं है, ठीक है, चलिए ये गलत है। दूसरा ऑप्शन है कृषि, बिल्कुल राइट, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है, कृषि है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अब देखिए किस क्षेत्र को विद्युतीय, ठीक है, द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है, कृषि प्राथमिक क्षेत्र है, ठीक है, कृषि क्या है, प्राथमिक क्षेत्र है, ठीक है, इसको हम लोग प्राथमिक क्षेत्र जानते हैं कृषि को, ठीक है। और दूसरा चीज़ है यहाँ पे देखिए विद्युत है, कृषि है, मोबाइल सेवा है, ठीक है, तो मोबाइल सेवा ये सब कोई अति नहीं है, लेकिन अगर विद्युत की बात किया जाए तो ठीक है, जो मानव द्वारा उद्योग किया गया है उसे पालन किया जाता है, उसको द्वितीय क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है कृषि, ये द्वितीय क्षेत्र क्या है, ये विद्युत है, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट पेज को हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, कह रहा है किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है, सेवा के क्षेत्र, कृषि के क्षेत्र, उद्योग के क्षेत्र और सभी गलत। आप लोग बताइए किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है, आपको जैसे ही पूछे किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है तो आप लोग याद किया कृषि के क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए, किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। देखिए तृतीय, प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को जो सहायता प्रदान करते हैं उसको हम लोग तृतीय क्षेत्र कहते हैं, और तृतीय क्षेत्र को हम लोग मुख्य रूप से क्या है, ऑप्शन ए में सेवा का क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, ठीक है। तो देखिए जो द्वितीय और प्राथमिक क्षेत्र दोनों को सहायता प्रदान करता है उसको हम लोग तृतीय क्षेत्र कहते हैं। तो तृतीय क्षेत्र को हम लोग दोस्तों सेवा का क्षेत्र कहते हैं, ठीक है, और द्वितीय क्षेत्र को हम लोग उद्योग का क्षेत्र कहते हैं, ठीक है, द्वितीय क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, उद्योग का क्षेत्र कहते हैं, द्वितीय क्षेत्र को हम लोग उद्योग का क्षेत्र कहते हैं, और सेवा के क्षेत्र को हम लोग तृतीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न है किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी निजी, ठीक है, किसी व्यक्ति या निजी व्यक्ति का संस्था का अधिकार होता है, ठीक है, कह रहा है किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति यानी किसी एक व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार होता है, ठीक है, समाजवादी, मिश्रित, पूंजीवादी, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग याद रखिएगा जो समाजवादी अर्थव्यवस्था होता है उसमें किसी एक व्यक्ति का, विशेष व्यक्ति का अधिकार होता है या एक निजी संस्थान का अधिकार होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है किसी देश के विकास स्तर पर किसी देश के विकास स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है, किसी देश के विकास स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन ए में देखिए स्वास्थ्य स्थिति की, और देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी में प्रति व्यक्ति का आय और साक्षरता दर, और इनमें सभी। तो देखिए किसी देश के जो विकास का स्तर होता है वो इनमें सभी वहाँ पे देखा है, तो इस बार स्वास्थ्य का स्थिति क्या है, प्रति व्यक्ति का आय क्या है, साक्षरता दर यानी व्यक्ति कितने वहाँ पे पढ़े लिखे हैं, इसके आधार पर उनके विकास का स्तर जो है आधार निर्धारित किया जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं। देखिए प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना। तो योजना आयोग को भंग करके दोस्तों नीति आयोग बना, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। कह रहा है योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं, तो योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं दोस्तों वो प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। तो आज का ये पार्ट समाप्त हुआ, ठीक है, कल से जो हम लोग पार्ट करेंगे वो हम लोग 22 नंबर के प्रश्न से यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है, कल से हम लोग जो शुरू करेंगे वो 22 नंबर के क्वेश्चन से शुरू करेंगे, ठीक है। तो आप लोग अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए तो लिंक जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी डाला गया है, ठीक है, आप लोग टेलीग्राम भी ज्वाइन कीजिए, व्हाट्सअप ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए, ठीक है। तो आप लोग याद किए कल से 22 नंबर का आपको हम प्रश्न स्टार्ट करवाएंगे, ठीक है। तो 22 नंबर से पूरे हमारी जो क्लास चलेगी वो पूरा सीरीज में चलेगा, ठीक है, तो ये सबको आपको हम कंप्लीट करवाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और मिलेंगे कल नेक्स्ट वाली वीडियो में। तो जय हिंद, वंदे मातरम।